हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। दोस्तों, जिन्होंने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से सिविल कैरियर टैग 101 को सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार देते रहें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को बरकरार बनाए रखे रहें। तो दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर वीडियो में बात करूंगा कि पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। जो है टॉपिक है भारत की न्यायपालिका के ऊपर। लगभग एटलीस्ट 40 से 45 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फ्रेम होते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एक और बात बताओ, अगर आप एसएससी जेई या आरआरबी जेई या किसी भी स्टेट यानी कि जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, तो उसके सभी पेपरों में लगभग प्री में कुछ पार्ट्स आपका जीएस से पूछा जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। जनरली ज़्यादा पोर्शन डीप में नहीं पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन है बेसिक नॉलेज जो आपको इंडियन की हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है। इसीलिए आपको यहाँ से कम 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें है जीएस से। और जीएस में क्या है, आपके अलग अलग हो जाते हैं, जनरल साइंस भी आ जाती है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं भारत की न्यायपालिका के ऊपर। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और पहला क्वेश्चंस है, पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यानी प्रश्न नंबर 1 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे कौन करता है बताइए। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 124 के अनुसार करता है। ओके। और उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, जिससे वह परामर्श करना उचित समझे उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ओके। और इनकी लगभग आयु जो होती है, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की जो आयु होती है वो 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, 65 वर्ष तक। अब ये प्रश्न नंबर 2 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु से सेवानिवृत्ति होते हैं? तो जाहिर सी बात, अभी मैंने बताया था 65 वर्ष तक वो अपनी ये यानी कि आयु क्या कहते हैं, अपॉइंट होते हैं। और उनकी जो रिटायरमेंट का जो टाइम होता है वो लास्ट 65 वर्ष होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? यानी कि उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसकी फर्स्ट फीमेल कौन थी न्यायाधीश? तो वो थी सुश्री MS फतिमा बीवी। इनका जो कार्यकाल रहा था 1989 से लेकर के 1992 तक रहा था। ओके, ये क्या थी? यानी कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए वेतन और जो भत्ता मिलता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। और ये मिलता है अनुच्छेद 125 के तहत। यानी कि 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, जो आपकी संसद उसको निर्धारित करे।
और एक और बात बताऊं मैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संसद निधि से दी जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन और भत्तों में कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परंतु जब अनुच्छेद 360 के तहत, यानी कि 360 के तहत वित्तीय आपात लागू हो तो न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती करने के लिए राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति क्या दे सकता है, निर्देश दे सकता है। अगर यानी कि अनुच्छेद 360 के अनुसार जो वित्तीय आपात होती है उस समय न्यायाधीशों के वेतन में कटौती कर सकता है। कटौती करने के लिए जो आपका राष्ट्रपति होता है वो निर्देश दे सकता है। भारत और राज्यों की संचित निधि का उल्लेख, जो भारत और राज्यों की संचित निधि का जो उल्लेख है वो किया गया है, किसमें किया गया है, अनुच्छेद 266 में किया गया है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उनकी संख्या है 31। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। यानी कि संसद क्या करेगी, विशेष बहुमत से वो पारित करेगी और प्रस्ताव करेगी राष्ट्रपति के सामने, तब वो राष्ट्रपति क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटा देगा। समझे? तो दोस्तों अब ये हटाया जाता है तो ये क्या, अनुच्छेद 124 का 4 और 217 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे हटाए जाने का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन की अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, यानी कि 2/3 बहुमत का मतलब है विशेष बहुमत। क्या, 2/3 का बहुमत का मतलब क्या है, विशेष बहुमत। ओके, तो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तभी भारत के जो न्यायाधीश है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यानी कि किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? वो किया है के.एस. हेगड़े ने। के.एस. हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष पदों को क्या है, सुशोभित किया है, वो है के.एस. हेगड़े ने। अब दोस्तों क्या हुआ, के.एस. हेगड़े 1967 से 73 ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष 1977 और 80 के रूप में कार्य किया। उन्होंने एम हिदायतुल्लाह ने भारत के 11वें मुख्य न्यायमूर्ति, 6वें उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, जो एम हिदायतुल्लाह थे उन्होंने मुख्य न्यायाधीश और 6वें राष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ये कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर थोड़ी काउंटिंग गलत हो गई, 6 7, चलो कोई दिक्कत नहीं, 7 चलो रिपीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत का वो कौन सा राज्य क्षेत्र है जो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी?
वो थी लीला सेठ। ऑप्शन कौन थी? लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। अब लीला सेठ कौन थी बताइए। लीला सेठ जो कि 1978 में, किसमें? 1978 में जो आपकी दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय, किसमें? दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। और 1991 में हिमाचल प्रदेश HP यानी कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई थी। सबसे पहले 1978 में कहाँ की थी? यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। और 1991 में जो कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई। हिमाचल प्रदेश की महिला थी ये, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारत के वह न्यायमूर्ति कौन हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है? अभी मैंने बताया था, वो थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी संविधान के द्वारा की गई थी। देखते हैं हुआ क्या कि 26 जनवरी, कितनी 26 जनवरी और 1950 की बात है। इस दिन को क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ। क्या हुआ? उद्घाटन। 26 जनवरी 1950 को उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में संपन्न हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? संसद में हुआ था। संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में संपन्न हुआ था। और अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद कितना? 124 के फर्स्ट के तहत। ठीक है। अब भारत, इसमें क्या था कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसमें क्या कहा गया था कि भारत में, यानी कि भारत में सिर्फ एक उच्च न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो आपका मूल संविधान है, एक न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्थान पर कौन आता है? अगर भारत की जो न्यायपालिका हैं उनमें जो शीर्ष स्थान पर आता है वो आता है उच्चतम न्यायालय। फिर सर्वोच्च, फिर आता है कौन सा? उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या आता? कौन आता है? आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद जो आपके दे रखे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, इस तरह से ये क्या है? सर्वोच्च स्थान पर आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 का के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील किए लिए प्रमाण पत्र संदर्भित है। वो है संघ सरकार को। केवल किसको है? संघ सरकार क्या कर सकती है? अपील के लिए प्रमाण पत्र संदर्भित है, वो है संघ सरकार को।
यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 134 क के अनुसार उच्चतम न्यायालय स्वयं द्वारा दिए गए सिविल दंडिक या अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकता है यदि विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित है। अगर कोई प्रश्न नहीं है, उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके बाद कोई अपीलिंग नहीं होती है। उसे सभी उच्च न्यायालयों के निर्माण के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो वो मांग सकता है भारत का सर्वोच्च नागरिक जो कि राष्ट्रपति होता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से क्या उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोकसभा के अध्यक्ष का उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगना, या ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोग का उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगना, या उस ऑप्शन नंबर सी राज्य सरकार का उच्चतम न्यायालय की सलाह मांगना, या डी भारत के राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से विधि या किसी तथ्य के विशेष में सलाह मांगना। तो इसका जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर रहेगा। यानी कि उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत आता है वो है भारत के राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से विधि या किसी तथ्य के विषय में सलाह मांगना। प्रश्न नंबर 14 है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर सी न्यायालय, या ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है वो सर्वोच्च न्यायालय है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र जो है भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। तो मैं इनकी बात कर लेता हूँ। भारत के उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, तो आप थोड़ा गौर से सुनिएगा कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है, एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है जिसका क्या अर्थ है कि किसी मामले की सीधी सुनवाई कर सकता है, जैसे केंद्र राज्य संबंध और मूल अधिकारों से संबंधित मामले हैं। और दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो कि अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि उच्चतम न्यायालय को सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है, जैसे संवैधानिक, दीवानी या आपराधिक मामले। और सलाहकार या परामर्शदायी अधिकार का मतलब, क्षेत्र का अधिकार का मतलब है ये अनुच्छेद 143 के तहत आता है। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्र का अधिकार प्राप्त किए गए हैं। और एक और आता है अभिलेख न्यायालय का अभिलेख न्यायालय,
जो कि जिसका अर्थ है उच्चतम न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियाँ लिखित होती हैं तथा अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं। तो ये मूल इसमें मूल अपीलीय और परामर्शदायी और क्षेत्राधिकार परामर्शदायी या सलाहकार जो क्षेत्राधिकार होते हैं उनके बारे में मैंने जो बताया, तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय न्याय केंद्र व राज्य के मध्य विवादों का निपटारा करता है, वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो कि अभी मैंने बताया था। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या कहता है कि वह किसी मामले की सीधी सुनवाई कर सकता है, जैसे केंद्र राज्य संबंध और मूल अधिकारों से संबंधित मामले को वो निपटाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो बेसिक मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ हैंड रिटन में, क्योंकि इतना मैं नहीं कर सकता, रिटन कर लेता हूँ, फिर मैं इन्हीं को डायरेक्ट अगर टाइपिंग वगैरह करूँ तो ये इसमें टाइम लगता है। तो इसी को मैं स्कैन करके आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में और इस वीडियो के माध्यम से, लेक्चर वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें, जिससे कि हमें क्या है मोटिवेट मिलता है। और कमेंट में भी बताएं कि हमारी वीडियो जो आपको कैसी लग रही हैं। ओके, तो दोस्तों किसी राज्य में चुनाव याचिका पर फैसला करने की शक्ति किसके पास है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि चुनाव याचिका पर फैसला करने की शक्ति किसके पास है, वो है उच्च न्यायालय के पास। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, चुनाव से संबंधित कोई भी चुनाव याचिका जनप्रतिनिधि अधिनियम यानी कि 1951 के तहत, किसके 1951 के तहत कोई भी उम्मीदवार मतदान चुनाव तिथि से 45 दिनों के भीतर ही उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याचिका वाला। अब देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ये स्कैनिंग अच्छी नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णय विधि कहते हैं। उस कानून को क्या कहते हैं, निर्णय विधि कहते हैं। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निर्णय विधि। और क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। भाई न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, तो उसका कार्य है कानून का अधिनिर्णय, कानून का अधिनिर्णय करना, कानून बनाना, कानून का अधिनिर्णय। अब कानून का अधिनिर्णय क्या है कि न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य होता है वो है कानून का अधिनिर्णय करना। यानी कि न्यायपालिका संप्रभुत्व संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है और कानून के अनुसार न चलने वाले को दंडित करती है। न्यायपालिका विवादों को सुलझाने का काम करती है और ये क्या करती है कि स्वयं कोई नियम नहीं बनाती, सबको समान न्याय सुनिश्चित कराना न्यायपालिका का लक्ष्य है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्याय एक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। यानी कि कानून, इसका अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। यानी कि कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण किया जाता है, वो उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय
संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अब ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में थोड़ा और मैं आपको डीप में बता देना चाह रहा हूँ इसके बारे में कि इसमें क्या होता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, आपको जैसी बात है पता है ये तो। यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्थापित किया जाता है। किसको? विधि द्वारा स्थापित किया जाता है प्रक्रिया को। राइट बात है। और संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13(2) यानी कि 13(2) के भाग 13(2) के यानी 32वें नियत है। इसके तहत न्यायपालिका किसी भी विधि की जांच कर सकती है और यदि यह संवैधानिक नहीं है तो न्यायपालिका उसे विधि शून्य भी घोषित कर सकती है। न्यायिक पुनर्विलोचन की अवधारणा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका ये है कि ये पुनर्विलोचन जो है ये कहाँ से लिया गया है? देखो न्याय एक पुनर्विलोचन को ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है। इनमें से कौन अंतिम अपीलीय न्यायालय है? अभी मैंने बताया था कौन अंतिम अपीलीय न्यायालय है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है? दोस्तों थोड़ा कम दिख रहा होगा, वो है अंतर्राष्ट्रीय विवाद। बट मैं रीड करके बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 24 है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी? वो थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अब इसमें क्या किया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता या कोलकाता? कोलकाता में किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें क्या दोस्तों इसमें क्या है? एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। एक क्या था? मेन चीफ जस्टिस थे और 3 अदर चीफ जस्टिस थे। ओके। और क्या हुआ था कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा एम्पे की नियुक्ति की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था? सबसे पहले वहाँ पर क्या थी? मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा एम्पे की नियुक्ति की गई थी। किसकी की गई थी? सर एलिजा एलिजा की नियुक्ति की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है। इनमें से कौन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत आता है? यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत आता है। वो है इसमें मूल अधिकारों का संरक्षण। तो दोस्तों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों को सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत समान शक्ति दी गई तथा मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार भी है। रिट जारी करने का अधिकार भी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। देखते क्वेश्चन नंबर
26 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, ये पहले मैं बता ही चुका था, बस क्वेश्चन वही है बट क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका अलग है। तो संसद के दोनों सदस्यों की सिफारिशों पर और कौन राष्ट्रपति हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को कहाँ वकालत करने की अनुमति नहीं है। वो वकालत करने की अनुमति नहीं है कि अगर उच्च न्यायालय के सेवा से रिटायर हो गया है, उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका है, तो उच्च न्यायालय जहाँ से वह सेवानिवृत्ति हुआ है वहाँ पर उसे वकालत करने की अनुमति नहीं है। जब वो जज बन गया है, जब न्यायाधीश बन गया है, तो उसे वकालत करने का उसी में अधिकार नहीं है जहाँ पर वो जज बना है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किसके अंतर्गत आता है। तो वो आता है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। यानी कि अनुच्छेद 222 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र किसके अंतर्गत आता है। तो वो आता है राज्य सरकार के अंतर्गत। एक और बात बता दूं दोस्तों कि संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है। किसमें? भाग 6 में, भाग 6 में क्या किया गया है कि राज्य सरकार के शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 222 के तहत या के अनुसार राष्ट्रपति भारत की मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। यानी कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो है अनुच्छेद 22 के तहत। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि निम्न में से किसके पास यह शक्ति है कि वह किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। वो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। कुछ मामलों को उच्च न्यायालय में हस्तांतरण संविधान के अनुच्छेद 228 के तहत किया जाता है। यह किससे संबंधित है? यह है संघ सरकार से, यानी कि केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो दोस्तों अनुच्छेद 228 में क्या कहा है, तो इसके तहत क्या होता है कि संविधान के भाग 6 में सरकार के बारे में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 228 के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में कोई ऐसा मामला लंबित है जिसमें संविधान की व्याख्या के बारे में विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जिसका अवधारणा मामले जैसे निपटारे के लिए आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा लेगा और स्वयं मामले का निपटान कर सकेगा। उस मामले को क्या करेगा? अपने पास मंगा लेगा और निपटान करेगा। वो है किसके द्वारा है? 228 के अनुसार, अनुच्छेद 228 के अनुसार। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, अनुच्छेद 226 की कार्रवाई के तहत किसी व्यक्ति को नजरबंदी है वह आपराधिक कार्यवाही जो कि 226 के अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति पर नजरबंदी की जा सकती है, वो की जा सकती है आपराधिक कार्यवाही।
यानी कि अनुच्छेद 226 के अधीन जो 226 है, सॉरी 226 है, अनुच्छेद के अधीन क्या है कि व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और वे किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामले में रिट जारी कर सकती हैं। जैसे फौजदारी मुकदमे में सत्र न्यायालय जो सेशन कोर्ट होता है द्वारा किए गए मृत्यु दंड के आदेश पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ है वो कहाँ पर है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। यानी कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो है, राइट आंसर रहेगा इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, इंदौर। चलते क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। इनमें से किस उच्च न्यायालय ने बंद को पहली बार संवैधानिक घोषित किया है? वो किया है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल या उड़ीसा, बताइए। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, केरल ने। यानी कि केरल उच्च न्यायालय ने भरत कुमार बनाम केरल राज्य मामला 1997 में पहली बार, किसमें, 1997 में पहली बार बंद को विधि विरुद्ध घोषित किया, क्योंकि इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था और सामान्य जनजीवन पर पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है कि उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो तब 4 वर्ष या अधिक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लोक अदालत का लक्ष्य है, सिवाय लोक अदालत का लक्ष्य क्या होता है, वो क्या करती है लोक अदालत? आम आदमी के हाथों में शासन का अधिकार देना, ये लोक अदालत का लक्ष्य होता है। अब लोक अदालत क्या करती है? कानूनी प्रक्रियाओं से पृथक आपसी समझौते, अलग अलग जो आपसी समझौते द्वारा तीव्र और सरल न्याय उपबंध कराने की व्यवस्था है। भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यानी कि 1987 पारित किया कि लोक अदालतों में पारिवारिक, किराया, बीमा, सामाजिक झगड़ा, दीवानी, राजस्व आदि से संबंधित विवादों को आपसी समझौता निपटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वो भारत का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए, यह आम आदमी को शासन करने की शक्ति नहीं देता है। शासन करने की शक्ति नहीं देता है। क्या है कि आम आदमी के हाथों में शासन का अधिकार, बस शासन करने की शक्ति नहीं देता है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। जनहित याचिका PIL का क्या अर्थ है? किसी भी, इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा जनहित के किसी विषय को अदालत में लाया गया या मामला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राज्यपाल अनुच्छेद 233 के तहत। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? वो है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 235 के तहत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है कि रिक्त स्थान है, सर्वोच्च न्यायालय मामले पर पुनर्विचार करेगा और इसमें शामिल कानूनी मुद्दे की उच्चतम न्यायालय सुनेगा। वो क्या है? अपीलीय न्याय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। तो रिट न्याय क्षेत्र मामले का अर्थ है निचली अदालतों में अपील किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। यह रिट न्याय क्षेत्र का अर्थ।
रिट न्याय क्षेत्र का अर्थ है कि निचली अदालतों में अपील किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न अधिकार क्षेत्रों में से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, वो है रिट न्याय क्षेत्र। देखो क्वेश्चन नंबर 42 है, यानी कि सलाहकारी न्याय क्षेत्र का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या वह मुद्दा जिसमें संविधान की व्यवस्था निहित हो के लिए सर्वोच्च न्यायालय के से सलाह ले सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है? वो आता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है? वो आता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। और क्वेश्चन नंबर 44, लक्षद्वीप का राज्य उच्च न्यायालय भारत के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है स्थित है? वो है केरल में स्थित है। लक्षद्वीप राज्य का उच्च न्यायालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? वो है केरल में। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है? वो आता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज कि इस लेक्चर वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ लगभग मैंने वही बताया था कि 40 से 45 के बीच में क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको कराऊंगा। और मैंने ये आपको क्वेश्चन 1 बाई 1 और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया है। और थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से एक बार सुनिए ज़रूर, देखने के साथ साथ सुनते जाइएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने ओरली ऐसी बताई हैं जहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और जो कि आपको आंखों से ये दिख रहे हैं, आप याद कर रहे हो, ये तो कर ही रहे हो। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि भारत की न्यायपालिका पर। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यानी कि जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक पर लेकर के आऊँ। वैसे तो मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आपको नई वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ अवगत कराता रहता हूँ। तो ये वीडियो दोस्तों शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि सिविल कैरियर टैग 101 पर के योगेश सर के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज हैं, तो उन्हें वो पढ़ें। और अगर आप सिविल कैरियर टैग से जुड़ रहे हो, अगर आप एसएससी जेई या आरआरबी जेई या किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपकी डिमांड है कि पीडीएफ भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं आपको पीडीएफ का लिंक सेंड कर दूंगा। अगर यहाँ से आप नोट कर सकते हो तो आप और अच्छी बात है, अपने हैंड रिटन में नोट्स कर लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि अभी प्रेजेंट में पॉलीटेक्निक या बीटेक कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं कि इसमें मैंने क्या है प्लेलिस्ट बना दी है अलग अलग सब्जेक्ट पर, तो वहाँ से आप जा कर के अपनी सेमेस्टर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए यही मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अपने साथियों को बताया, और जिन्होंने नहीं बताया है वो भी बताएं, और जो आप सपोर्ट कर रहे हो और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को लास्ट में। अगर आपको चैनल वाकई में अच्छा लग रहा है, आपको वैल्यूबल चैनल लग रहा है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप आनंद कीजिएगा, एंजॉय के साथ पढ़िएगा, स्ट्रेस मत बिल्कुल लीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।